हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स। पहले हम कुछ बेसिक्स वगैरह कुछ डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आपका एक छोटा सा इसी के ऊपर टेस्ट होगा। आप चेक कर सकते हैं आप कितना समझ पाएँ। ये सब प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक जीसेट 18 न्यूज़ में था। जीसेट 18 सैटेलाइट। ये जीसेट 18 क्या है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो हमारी जीसेट सीरीज की, इसमें जीसेट 1, 2, 3, 4, 18, 19, 20, 21, 22 ऐसे ऐसे 30, 31। तो जीसेट सीरीज की जो सैटेलाइट्स होती हैं वो किस पर्पस से लॉन्च की जाती हैं? ये एक तो होती हैं एट 35,786 किलोमीटर हाइट पे, अर्थ के सरफेस से इतनी ज़्यादा हाइट में रहती हैं। इनका पर्पस होता है, ये टेलीकम्युनिकेशन की सैटेलाइट होती हैं। टेलीकम्युनिकेशन, जीसेट सीरीज़ की सारी सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन की होती हैं जो इंटरनेट टीवी के काम आती है। इंटरनेट और टीवी के काम आती है। जीसेट सीरीज़ की सारी सैटेलाइट जो भी होती है वो इंटरनेट चलाने के डेटा ट्रांसफ़र करता है या टीवी के काम आती है। तो टेलीकम्युनिकेशन की सैटेलाइट होती हैं जीसेट 18। ये लॉन्च हुई थी जीसेट 18 वाली स्पेशल, ये जो सैटेलाइट है ये लॉन्च हुई थी, लॉन्च्ड इन 2016। और कहाँ से लॉन्च हुई थी? फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना ये साउथ अमेरिका में फ्रेंच टेरिटरी है। साउथ अमेरिका में ना फ्रेंच टेरिटरी है बेसिकली ये। तो वहाँ ये लॉन्च की गई थी 2016 में। तो अगर हम वहाँ से लॉन्च कर रहे हैं, खुद लॉन्च नहीं कर रहे हैं, तो एक तो ये हैवी रही होंगी, 3,500-4,000 किलो से ज़्यादा की रही होंगी। ठीक है, तो 4,000 किलो से ज़्यादा वजन की हैं। तो हम तो इंडिया में जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं वो 3-3,500 किलोमीटर केजी से ज़्यादा कम की ही लॉन्च करते हैं। तो ये 4,000 किलो से ज़्यादा वजन की सैटेलाइट थी, तो वहाँ से लॉन्च करी। हाई स्पीड इंटरनेट के लिए थी, लेकिन इसका यूज़ नहीं हो पा रहा है, इसके ज़्यादातर ट्रांसपोंडर्स का। और ये जो यूज़ होनी है 2027 के बाद, आफ्टर 2027 के बाद। तो ये जो सैटेलाइट है इसमें एक तरीके से पैसा वेस्ट हो गया। तो 2027 के बाद इसको यूज़ किया जाना है फुल्ली। तो इससे अच्छा 2027 में ही लॉन्च करते। 11 साल पहले लॉन्च करने का कोई मतलब नहीं था। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा एक PSC पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है पार्लियामेंट की, उसका कहना है कि ये जो एक्सपेंसेस हैं इनको अवॉइड किए जा सकते थे। अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर था, हमने पहले ही लॉन्च कर लिया और 2027 के बाद इसको लॉन्च किया जा सकता था, क्योंकि 2027 से ही ये यूज़ होने वाला है। तो इतना पहले लॉन्च करने का कोई मतलब नहीं था, या सरकार इसको मतलब फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पाई है। तो ऐसा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का कहना है, इसलिए ये न्यूज़ में था जीसेट सैटेलाइट। आपको भाई ये ध्यान रखना है, जीसेट सैटेलाइट इंटरनेट की सैटेलाइट्स होती है, इंटरनेट टीवी की, और ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पे रहती है, 35,786। और इनका जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होता है वो एग्जैक्टली 24 आवर्स होता है। ये स्टेशनरी दिखती है, एग्जैक्टली 24 घंटे में अर्थ का एक चक्कर पूरा कर लेती हैं ये वाली सैटेलाइट्स। ठीक है, एक तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा डिएगो गार्सिया न्यूज़ में है। डिएगो गार्सिया, इसके बारे में बात करते हैं। डिएगो गार्सिया क्या है? ये आइलैंड है डिएगो गार्सिया। लार्जेस्ट आइलैंड है चागोस आर्किपेलागो का, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ चागोस आर्किपेलागो। चागोस आर्किपेलागो ये मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड है, चागोस आर्किपेलागो। ये आपको एक तो ये नाम ध्यान रखना है, डिएगो गार्सिया ध्यान रखना है। यहाँ पर ना मिलिट्री बेस रहा है, मिलिट्री बेस यूके एंड यूएस का मिलिट्री बेस रहा है ये। और ये है कहाँ पर? ये अभी भी यूके के कंट्रोल में है ये वाला आइलैंड। और ये है कहाँ पर? इंडियन ओशन में है, इंडियन ओशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे इंडियन ओशन के हिसाब से? ब्रिटिश आइलैंड इन ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडियन ओशियन, हम इसको ऐसा बोलते हैं। ब्रिटिश टेरिटरी, ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी, ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी, BIOT भी बोला जाता है इसे पूरे को। अब इनका डिस्प्यूट किसके साथ है? ये जो चागोस आर्किपेलागो है यूके एंड मॉरिशस के बीच में डिस्प्यूट है। मॉरिशस
यूके और मॉरिशस के बीच में डिस्प्यूट है। बीच में यूके और मॉरिशस के बीच में बात हो रही थी। यूके का कहना था मॉरिशस को कि हम आपको ये सारे के सारे आइलैंड सौंप देंगे, चागोस आर्कीपेलागो, ठीक है। यूके यूएस लिख लिया, यूके और मॉरिशस के बीच में, ठीक है। यूके का कहना था कि हम ये सारे के सारे आइलैंड आपको सौंप देंगे, पर डिएगो गार्सिया हमारे पास रहेगा। तो उसको लेके ही इनकी बातचीत चल रही है। अभी कुछ फाइनलाइज कुछ हुआ नहीं है कि क्या होगा, सारे आइलैंड सौंपेंगे, क्योंकि मॉरिशस तो डिएगो गार्सिया भी मांग रहा है। तो ये एक तो ये न्यूज़ में रहा है। उसके अलावा एक तो एनआरसी भी न्यूज़ में रहता है, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। ये रजिस्टर है जिसमें बेसिकली इंडियन सिटीजन्स की एंट्री होती है कि किसके पास इंडियन सिटीजनशिप है। और ये ना पूरे इंडिया के लिए अभी मेंटेन नहीं किया गया है, ये अभी प्रिपेयर किया गया है ओनली फॉर आसाम, स्टेट ऑफ आसाम। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आसाम में एनआरसी किया गया, क्योंकि 1985 में एक आसाम एकॉर्ड के अकॉर्डिंगली, आसाम एकॉर्ड साइन हुआ था 1985, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर एनआरसी किया जाना था कि आइडेंटिफाई किया जाना था कि कौन वहाँ पर फॉरेनर आसाम में बसे हुए हैं, बाहर के लोग। तो उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए ज़रूरी था कि कौन बाहर के लोग, बांग्लादेश से आए हुए या म्यांमार से आए हुए, कौन आसाम में रह रहे हैं इलीगली। तो उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए एनआरसी प्रिपेयर करना था, कौन कौन इंडियन है, कौन इंडियन नहीं है आसाम में। तो ये इसका डेटा, ये केवल आसाम के लिए किया गया। इसका डेटा 2018 में आया था एनआरसी का, और लगभग 3.3 करोड़ लोग थे, और 3.3 करोड़ लोगों में 3.11 करोड़ जो लोग थे उनका नाम एनआरसी में था, मतलब वो इंडियन है। और 19 लाख लोग जो हैं उनका नाम एनआरसी में नहीं था। मतलब ये माना गया कि वो फॉरेनर्स हैं जो इलीगली इंडिया में घुसे हुए हैं। तो अब इनका केस फॉरेन ट्राइब्यूनल में चल रहा है, इन्हें प्रूव करना है कि ये इंडियन है कि नहीं है। तो वहाँ पर केस चल रहा है कईयों का। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या करा है, क्योंकि 19 लाख लोग इंडियन है ही नहीं, तो इनको ना डाउटफुल वोटर की कैटेगरी में डाल दिया। जब वो इंडियन है ही नहीं एनआरसी के हिसाब से, तो डाउटफुल वोटर्स की कैटेगरी, डी वोटर्स की कैटेगरी है। तो ये ध्यान रखना है, एनआरसी भी आसाम के लिए है, और जो इंडियन नहीं है एनआरसी के हिसाब से उनके लिए डी वोटर्स की कैटेगरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बनाई है। तो ये भी हमारा जो है काफ़ी न्यूज़ में रहा है, डी वोटर्स और एनआरसी, ठीक है। हाँ, अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आप वीडियो को पॉज करके आप चेक कर सकते हैं आप कितना समझ पाए। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें, केवल ऐसा नहीं कि वीडियो देख रहे हैं आप। व्हाट काइंड ऑफ सैटेलाइट इज GSAT-18 दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़। तो GSAT-18 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं, टेली, इंटरनेट, टीवी के सैटेलाइट। तो ए हमारा आंसर है, ठीक है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट तो पोलर सैटेलाइट होती है, नेविगेशन सैटेलाइट तो GPS या नाविक होती हैं। डिएगो गार्सिया इज इन इंडियन ओशियन, ये अभी हमने करा, ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी होती है ये, ठीक है। ये सबसे बड़ा आइलैंड है चागोस आर्कीपेलागो का। यूके का डिस्प्यूट चल रहा है मॉरिशस के साथ। 22, डाउटफुल वोटर, ये हमने बात करी थी आसाम में जो एनआरसी हुआ है, जो एनआरसी के हिसाब से जो इंडियन नहीं है उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डाउटफुल वोटर्स की कैटेगरी में रख रहा है। तो इसलिए ये हमारा जो है न्यूज़ में रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा एक MRSAM न्यूज़ में रहा है, MRSAM, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये अभी हमने अप्रैल में टेस्ट फायर करी है। इसकी रेंज ना 70 किलोमीटर है, 70 किलोमीटर, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये इंडिया और इजराइल ने मिलके बनाया, इंडिया एंड इजराइल मिलके बनाएंगे मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM, ठीक है। एक्यूरेसी, प्रिसीजन, वो सब चेक किया जाएगा। इसका मतलब काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और ये टेस्ट फायर हुई अभी अप्रैल में, टेस्टेड इन अप्रैल फ्रॉम APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। ये आपको ध्यान रखना है, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। ये कहाँ है? उड़ीसा में, उड़ीसा कोस्ट में ना APJ अब्दुल कलाम आइलैंड है। तो ये अप्रैल में ही टेस्ट फायर हुई है, तो ये एक न्यूज़ में था उसका। उसके अलावा मतलब इंडिया के लिए मिसाइल टेस्ट फायर
इंडिया के लिए तो हमारा DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो मिसाइल्स वगैरह टेस्ट करता है। तो डिफेंस के लिए हमारे पास DRDO है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। उसके अलावा एक हमारा न्यूज़ में था कांचा गाची बोली फॉरेस्ट, ये न्यूज़ में था कांचा गाची बोली फॉरेस्ट, हैदराबाद में है ये। वहाँ पर कुछ IT से रिलेटेड सिटी बना रहे थे हैदराबाद में, तेलंगाना की सरकार। तो कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे कि वहाँ पर ना डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, बहुत बड़े स्केल पे पेड़ों को काटा जा रहा था। तो बहुत सारे लोग सामने आ गए थे इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट कि वहाँ पर IT सिटी वगैरह बना रहे हो तो पूरा जंगल ही साफ कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल करी थी और सुप्रीम कोर्ट स्टॉप्ड डिफॉरेस्टेशन, स्टॉप्ड डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने डिफॉरेस्टेशन को स्टॉप कर दिया, ठीक है। एक तो ये न्यूज़ में था। उसके अलावा न्यूज़ में है हमारे पास वक्फ एक्ट 1995। हमारे देश में बहुत सारे वक्फ बोर्ड बने हुए हैं। वक्फ बोर्ड क्या होते हैं, उनके पास वक्फ की प्रॉपर्टी होती है, वक्फ प्रॉपर्टी, वो उसको मैनेज करता है वक्फ बोर्ड। वक्फ की प्रॉपर्टी मतलब ये जो प्रॉपर्टी होगी ये अल्लाह के नाम पे होगी प्रॉपर्टी। और इसमें क्या होगा, जैसे किसी को सोशल सर्विस करनी है, दान पुण्य कुछ भी करना है, तो वो मुस्लिम जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे सकते हैं। वक्फ बोर्ड उसको सोशल सर्विस में यूज़ करेगा उस प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो वक्फ बोर्ड क्या करता है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ रिलीजियस पर्पस से जो वक्फ बोर्ड के पास आती हैं उसको सोशल सर्विस में लोगों की भलाई के लिए यूज़ करने वाला है। तो उसको ये सारी पावर्स वक्फ बोर्ड के पास वक्फ एक्ट 1995 के थ्रू दी गई है, वक्फ बोर्ड के थ्रू। अब ये कंट्रोवर्सी क्या है कि इसमें बहुत सारे क्लेम्स ऐसे होते हैं कि ये लोग वक्फ बोर्ड में मिसमैनेजमेंट होता है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़, प्रॉपर्टी का मिसमैनेजमेंट, ये सब होता है। इनके ऊपर एलिगेशन लगते हैं कि वो प्रॉपर्टी बिजनेसमैन को दे देते हैं और एक्चुअल में ये सोशल सर्विस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वो होता है। और बहुत सारी प्रॉपर्टी पे ये क्लेम भी करते हैं, सरकारी प्रॉपर्टी के ऊपर भी क्लेम किया हुआ है ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो इस एक्ट में ना बहुत सारी पावर वक्फ जो बोर्ड है उसके पास रहती है, सरकार के पास कम रहती है। तो अभी जो है पार्लियामेंट में कानून पास हो रहा है इसमें वक्फ एक्ट के ऊपर। अब इस वक्फ एक्ट के थ्रू अब नए एक्ट के हिसाब से क्या होगा कि इसमें ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर्स आ जाएंगी और वक्फ बोर्ड की पावर्स ना रिड्यूस हो जाएंगी थोड़ी सी, ठीक है, ताकि उसमें मिसमैनेजमेंट वगैरह ना हो सके, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी रहे, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी न्यूज़ में रहता है वक्फ एक्ट। तो आइए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। एक तो MRSAM हमने अभी बात करी थी, 70 किलोमीटर की रेंज है, इंडिया इजराइल मिलकर बना रहा है, तो हमारा B आंसर हो जाएगा इसका। आप वीडियो को पॉज करके चेक भी कर सकते हैं अपने आंसर्स वगैरह आप कितना समझे। क्वेश्चन नंबर 24 इसमें देखें तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें B, हैदराबाद। तेलंगाना की सरकार यहाँ पर IT पार्क वगैरह कुछ बना रही थी, लोगों की प्रोटेस्ट हुई, सुप्रीम कोर्ट ने डिफॉरेस्टेशन को रोक दिया वहाँ पर। व्हाट इज़ वक्फ, रिसेंटली सीन इन न्यूज़। तो प्रॉपर्टी डेडिकेटेड फॉर पर्सनल प्रॉपर्टी डोनेशन, अ प्रॉपर्टी डेडिकेटेड इन द नेम ऑफ गॉड फॉर रिलीजन चैरिटेबल पर्पसेस। तो A हमारा आंसर हो जाता है, रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। तो A हमारा आंसर हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।